पेज नंबर 219, क्लास 10th, पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करना है। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, इट मीन्स राज्यसभा के क्या पावर्स होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स, इट मीन्स लॉ बनाने के पावर। काउंसिल ऑफ स्टेट एंजॉय द पावर ऑफ लेजिस्लेशन विच वेस्ट इन द हाउस ऑफ पीपल। एनी बिल कैन बी इनिशिएटेड इज इन आइदर ऑफ द हाउस बट अनलेस बोथ द हाउसेस पास अ बिल इट कैन नॉट बिकम एन एक्ट। कभी भी किसी भी बिल एक्ट कब बनता है? पहले लोकसभा में जाता है, वो अप्रूव करती है, राज्यसभा में जाता है, उसके मेंबर्स अप्रूव करते हैं, फिर प्रेसिडेंट लास्ट में साइन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बनता जब तक दोनों हाउस से न गुजरे। लेजिस्लेटिव पावर्स भी राज्यसभा के पास होते हैं, लॉ बनाने के पावर, क्योंकि बिल तो इनके पास भी आएगा अप्रूव होने के लिए। फाइनेंशियल पावर, any finance bill is initiated only in the house of people. In respect of financial powers, power of the council of states are negligible. Any money bill is sent to the council of state only for consideration after it is presented in the house of people and it has to be passed by it within 14 days. फाइनेंशियल पावर्स मैंने पहले भी बताया था, उसमें क्या होता है, जो भी मनी बिल रहता है या फाइनेंशियल पावर्स उससे रिलेटेड, फाइनेंशियल पावर्स और मनी बिल उससे रिलेटेड जो पावर रहती है ना लोक राज्यसभा के पास, वो एकदम नेग्लिजिबल रहती है। ठीक है, उसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कंसीडरेशन के लिए इसके पास जाएगा ज़रूर। ठीक है, कि इस पर ये लोग डिस्कस कर सकें, जाएगा ज़रूर, पर उस पर वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उस पर जो मेन पावर दी गई है वो लोकसभा को दी गई है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बाय आस्किंग क्वेश्चंस। अब जो राज्यसभा के मेंबर्स रहते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर से, रेलवे मंत्री से, एजुकेशन मिनिस्टर से, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं रिगार्डिंग पब्लिक वेलफेयर, कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लाइक द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मेंबर ऑफ काउंसिल स्टेट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मैंने पहले भी बताया था, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है लोकसभा, राज्यसभा और MLAs, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है लोकसभा और राज्यसभा। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा जो है उसका किस में हाथ रहता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में। इनके पास और कौन सा पावर रहता है? टू डिस्कस द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज, अगर इम्पीचमेंट, इट मीन्स इनके खिलाफ कोई चार्ज फाइल होता है, इनको किसी चीज़ में समझो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट पाया जाता है कि इनके खिलाफ कोई जुर्म का आरोप है, तो ठीक है, तो इन्हें हटाया जा सकता है या इनको चेंज किया जा सकता है, इन्हें वार्निंग दी जा सकती है। किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। एमरजेंसी प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट, एमरजेंसी प्रोमulgated का मीनिंग है डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, हैज़ टू बी कन्फर्म्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स विद इन 1 month। एमरजेंसी जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं ना कि हाँ, तो उस चीज़ को काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल दोनों से कंफर्म करना पड़ेगा। इधर हमने पढ़ा था कि विद इन 1 month इमरजेंसी जो डिक्लेयर की जा रही है वो विद इन वन मंथ काउंसिल ऑफ लोकसभा से कंफर्म करनी चाहिए, और इधर भी ये बताया कि राज्यसभा से भी कंफर्म करनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा तो वो उनसे कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट के पास 2 ऐसे पावर होते हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं होते। कौन से 2 पावर? काउंसिल कैन डिक्लेयर सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अंडर सच सर्कमस्टेंस द पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर टू फ्रेम लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। इट मीन्स ऐसा है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में जो लॉ दिए हैं उस पर बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स दिए उस पर लॉ बना सकते हैं, पर स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स दिए उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी। लेकिन अगर कोई मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का है, अगर काउंसिल ने एक डिक्लेयर कर दिया, द काउंसिल कैन डिक्लेयर अ सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कोई मुद्दा स्टेट लिस्ट का था, उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया काउंसिल ने, तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर टू फ्रेम लॉ। उस केस में क्या होता है, जो पार्लियामेंट, इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उस पर लॉ बनाएगी। ठीक है, तो किसी भी मुद्दे को ये डिक्लेयर करना कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है कि नहीं, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के हाथ में होता है, राज्यसभा के हाथ में। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन द नेशनल इंटरेस्ट में पास रेजोल्यूशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। अब देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब IAS, IFS, IFS। काउंसिल ऑफ स्टेट के पास पावर है कि इससे रिलेटेड लॉ बना सकती है वो।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट के पास पावर है। लेकिन अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी बात रखी जा रही है तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। अगर राज्यसभा में 66 मेंबर्स हैं तो 44 लोग एटलीस्ट उस बात के लिए हामी भरेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी वो बात होगी। वो भी बात सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड दी जा रही है। ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की पावर है ये एक्सक्लूसिव सिर्फ इन्हीं की पावर है, इसमें लोकसभा का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। प्रिंसिपली बोथ द हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैव इक्वल पावर बट इन प्रैक्टिस हाउस ऑफ पीपल इज मोर पावरफुल। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल इट मीन्स ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है, क्योंकि लोकसभा के MLAs जो है सारे उन्होंने मिलकर इनको सेलेक्ट किया है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कम मेंबर हैं, लोकसभा में ज़्यादा मेंबर हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ द पीपल के लिए, बिकॉज हाउस ऑफ द पीपल इज़ मोर पावरफुल। द हाउस ऑफ द पीपल इज़ पावरफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस बिल, ये तो पहले ही डिस्कस हो चुका है। प्रोसीजर फॉर फ्रेमिंग लॉज बाय द पार्लियामेंट। अब देखिए दो टाइप के बिल होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल। Ordinary bill can be presented in any of the house, but money bill can be presented only in the house of people with the permission of president. Ordinary bill मतलब जनरल एक बिल होता है। मनी बिल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मनी बिल मतलब वो बिल जो फाइनेंस से रिलेटेड रहे, टैक्सेशन से रिलेटेड रहे, रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड। जैसे अगर हमने सोचा बाहर से अगर हम लोन लें बाहर कंट्रीज से तो उससे रिलेटेड कोई बिल है वो, या हम बाहर की कंट्रीज़ को लोन दें उससे रिलेटेड बिल, टैक्स से रिलेटेड बिल, तो वो बिल होता है मनी बिल। इट मीन्स ऐसा समझ सकते हैं बिल विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। अब कभी भी कोई भी बिल पास होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? पहले ना वो बिल रीड किया जाता है, फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल। एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर गिविंग 1 month नोटिस कैन प्रेजेंट अ बिल विद प्रायर परमिशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट या स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। अब ऐसा हो सकता है कि वो बिल लोकसभा में पहले जाए, तो लोकसभा में अगर जाएगा तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी स्पीकर की, और मान लीजिए राज्यसभा में गया लोकसभा के बाद तो फिर उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी चेयरमैन की, ठीक है। तो एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर गिविंग 1 month नोटिस, कभी भी कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी मुद्दा रखेगा, कोई बिल रखेगा तो उसको 1 महीने का पहले नोटिस देना पड़ेगा, 1 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा कि वो बिल प्रेजेंट करेगा, और उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी राज्यसभा के केस में चेयरमैन की और लोकसभा के केस में स्पीकर की। फर्स्ट रीडिंग जब होगी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेगा, सिर्फ वो बिल की हेडिंग रीड करेगा, बहुत ज़्यादा हाईफाई उससे इन डेप्थ रीडिंग नहीं करेगा। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ वो बिल को प्रेजेंट करेगा, थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज़ें बताएगा, ठीक है। और जैसे ही वो बिल प्रेजेंट करेगा तो वो ना गज़ेट ऑफ इंडिया इट मीन्स एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ऑथराइज लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या होता है ऑफिशियल प्रिंट्स जो भी रहते हैं गवर्नमेंट के वो लिखे जाते हैं। तो वो जो बिल इनिशियली लाया जाएगा तो वो गज़ेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाएगा। अब गज़ेट ऑफ इंडिया ऐसे समझ सकते हैं जब आपका स्कूल में रक्षाबंधन वगैरह होता है, ठीक है, या किसी चीज़ की छुट्टी होती है तो नोटिस बोर्ड में लिख दिया जाता है ना कि ये छुट्टी होने वाली है, वैसे ही गज़ेट ऑफ इंडिया होता है। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, सेकेंड रीडिंग में ना उसकी बेसिक फीचर्स से पढ़े जाते हैं बिल के। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सेकेंड रीडिंग, अब सीधी सी बात है जैसे ही वो सेकेंड रीडिंग में बेसिक फीचर्स पढ़े जा रहे हैं तो बिल से रिलेटेड कॉपी सबको दे दी जाती है जो वहाँ पे प्रेजेंट है। समझिए आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और आपके पास बुक ना हो तो आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे, इसलिए आप सबको बुक्स दे दी गई कि हाँ कहाँ पढ़ाया जा रहा है और किसका मीनिंग क्या है, कहाँ पे क्या पॉइंट लिखा है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक डिस्कशंस होते हैं, कोई भी अमेंडमेंट्स, कोई भी चेंजेस से रिलेटेड डिस्कशन नहीं होता। इफ़ नेसेसरी द बिल इज सेंड टू कंबाइंड सिलेक्टेड कमेटी, अगर ज़रूरत होती है तो कंबाइंड सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। कंबाइंड सिलेक्ट कमेटी इट मीन्स ये ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जो किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट रहते हैं, ठीक है। अगर लगा कि इसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, नहीं समझ में आ रहा है तो उन ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास भेज दिया जाता है। कमेटी स्टेज, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स रिलेवेंट है लेकिन बुक में दिए तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। एक्चुअल में पूरा ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं, तो ऐसा रियल में होता नहीं क्योंकि इसमें इधर भी कमिटीज़ इधर भी कमिटीज़, तो देखा जाए तो या तो सिर्फ इस पॉइंट को लाना चाहिए, इधर से ये कमिटी वाला पॉइंट हटा देना चाहिए। फॉर डेलिब्रेशंस द हाउस इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल कमिटीज़, मतलब डिस्कशन के लिए इस कमेटी के पास गया है तो ठीक है, अगर फर्दर डिस्कशन करने हैं तो छोटे छोटे 4 या 5 लोगों में पूरे पार्लियामेंट में कमेटी बना दी जाती है। मेंबर ऑफ द कमेटी स्टडी माइन्यूटली एवरी आर्टिकल पैरा ऑफ द बिल एंड डिलीबरेट ऑन इट। स्टडी किया माइन्यूटली इट मीन्स ध्यान से, क्या, हर एक आर्टिकल हर एक पैराग्राफ, और उस पर फिर डिस्कशन होता है।
द कमिटी में कंसल्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इफ नीडेड। अब कमिटी जो है उसको अगर लगा कि इस पर और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो वो डिस्कशन कर सकती है कमिटी। द कमिटी हैज़ ऑल्सो द पावर टू मेक अमेंडमेंट्स इन द बिल। अब जो कमिटी है ना उसके पास ये पावर होता है कि वो बिल में अमेंडमेंट कर दे। क्यों? क्योंकि ये थर्ड स्टेप है, सेकेंड रीडिंग हो चुकी है। आफ्टर द कंसिडरेशन द कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट टू द चेयरमैन। कमिटी को जो सही लगा कि इसमें ये चेंजेस की ज़रूरत है या ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो क्या करेगी, उसकी रिपोर्ट बना के दे देगी किसको? चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल को या स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल को। ठीक है, जिस भी हाउस में बिल पास हो रहा होगा। रिपोर्ट में क्या लिखा रहेगा? कमिटीज़ के डेलिब्रेशंस की, कमिटी क्या चाहती है, कमिटी के रिकमेंडेशंस लिखे रहेंगे। रिपोर्ट स्टेज कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट सजेस्टेड आर गिवन टू द मेंबर ऑफ हाउस। फिर क्या हुआ? रिपोर्ट जैसे ही स्पीकर के पास पहुंची या चेयरमैन के पास पहुंची, फिर उसकी कॉपी क्या की जाती है? फिर से लोगों में बंटवा दी जाती है जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, और जो उन्होंने अमेंडमेंट सजेस्ट किए। द हाउस में एक्सेप्ट द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी एज इट इज़। हाउस जो है, जो बाकी के लोग हैं, उन्होंने देखा कि कमेटी में ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है, समझो 4-5 लोगों ने मिलकर कहा ये अमेंडमेंट होने चाहिए। वो रिपोर्ट गई स्पीकर के पास, स्पीकर ने फिर उसकी कॉपीज़ लोगों को दे दी। अगर लगा कि ऐसा एज इट इज़ जैसा कमेटी ने डिस्कशन किया है ऐसा का ऐसा होना चाहिए, तो वो फिर लॉ बन जाता है। फिर उस पर क्या दोनों हाउस एसेंट दे देते हैं। अगर लोकसभा में होगा तो राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा में होगा तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। डिस्कशन टेक प्लेस इन द हाउस ऑन द बिल। डिटेल डिस्कशन टेक प्लेस ऑन एवरी सेक्शन ऑफ द बिल। इन द एंड वोटिंग टेक्स प्लेस। इफ़ द बिल इज़ पास्ड, अगर बिल पास हो जाता है, सब लोगों की अगर सहमति होती है, सब लोग, इट मीन्स मेजोरिटी की। आफ्टर वोटिंग देन दिस स्टेज इज डीम्ड टू बी ओवर। फिर यहाँ पे ये स्टेप खत्म। थर्ड रीडिंग में क्या होता है? आफ्टर द रिपोर्ट स्टेज द स्टेज ऑफ पासिंग ऑफ द बिल इज कॉल्ड द लास्ट स्टेज और द थर्ड रीडिंग। एट दिस स्टेज deliberations, इट मीन्स डिस्कशंस टेक प्लेस ओनली ऑन द मेन फीचर्स। बिल वगैरह सबको लगा ओके है, उसके बाद सिर्फ मेन फीचर्स पे डिस्कशन होता है, हर सेक्शन पे डिस्कशन नहीं होता। एट दिस स्टेज नो चेंजेस आर मेड। कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते, क्योंकि अगर कोई भी चेंज होना होता तो वो रिपोर्ट स्टेज में हो गया होता। इफ़ द बिल इज़ पास्ड बाई हाउस इट इज़ सेंड टू अनदर हाउस अंडर द सिग्नेचर ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन। समझिए लोकसभा में बिल था, वहाँ से पास होगा तो राज्यसभा में जाएगा, पर लोकसभा से स्पीकर साइन करेगा फिर जाएगा, और राज्यसभा में होगा तो चेयरमैन साइन करेगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। सेंडिंग बिल इन दी सेकेंड हाउस, मतलब लोकसभा में है तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में है तो प्रेसिडेंट के पास। Assent of the President. When the bill is passed in both the houses of the Parliament, it is sent to the President for assent. After the assent of the President, the bill becomes the law and it is published in the Government Gazette. On ordinary bills, the President may give assent or send it for reconsideration of both the houses. If both the houses again pass the bill, President has to give assent. लोकसभा ने ओके कर दिया, राज्यसभा ने ओके कर दिया, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो लॉ बन जाएगा। अब ऑन ऑर्डिनरी बिल्स में ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो रिकन्सिडरेशन के लिए और विचार विमर्श के लिए, सोचने के लिए फिर से हाउसेस को देखिए, एक बार आप फिर से कंसिडरेशन करो, देखो कि क्या ये सब कुछ सही है कि नहीं। अगर दोनों हाउसेस ने बोल दिया, फिर से अगर बोल दिया हाँ सही है, अगेन पास द बिल, द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव असेंट। अगर लोकसभा राज्यसभा ने फिर से असेंट दे दिया तो प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना पड़ेगा। ओके, पार्ट 6 इज़ ओवर। पार्ट 7 से हम कल पढ़ेंगे मनी बिल से। थैंक यू क्लास।